हेलो। युवराज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताओ। सॉरी सर, लेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर देखते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज से हम जी सर। सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी वगैरह की बात करेंगे, हेनरीज लॉ, रॉल्ट्स लॉ वगैरह की। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी। तो देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि किसी भी सॉल्वेंट में जब हम कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं तो अगर उसमें सॉल्यूबल है तो उसे क्या कह देंगे, सॉल्युबिलिटी। ठीक है। अब जितना ज्यादा सॉल्यूबल होगा उतना ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। लेकिन किसी भी चीज का जो सॉल्युबिलिटी होती है एक हद तक होती है। जैसे मान लीजिए अगर वाटर में आप शुगर सॉल्यूबल कर रहे हैं, उसमें मिला रहे हैं, तो 1 लीटर पानी में थोड़ा सा डाला, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करिएगा, एक टाइम के बाद सॉल्यूबल नहीं होगा। ठीक है। प्रैक्टिकली देखा जाए क्या होगा, सॉल्यूबल नहीं होगा। उस पॉइंट को हम लोग सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेशन पॉइंट। जी सर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सॉल्युबिलिटी स्टार्ट करते हैं। इसका डेफिनेशन की सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, बेसिकली सॉल्यूट इन यूनिट वैल्यू ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। इन यूनिट वैल्यू ऑफ पार्टिकुलर सॉल्वेंट कर देते हैं, पार्टिकुलर सॉल्वेंट। ठीक है। उसको हम लोग क्या कह देंगे टू द सैचुरेशन पॉइंट, या टू द सैचुरेशन, टू सैचुरेशन सॉल्यूशन लिख सकते हैं हम लोग। सैचुरेशन सॉल्यूशन या सैचुरेशन पॉइंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर अफेक्ट करेगा डिपेंडिंग अपॉन द वो लिक्विड है, गैस है या सॉलिड है। ठीक है। टेम्परेचर तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है कि गैस है, सॉलिड है या लिक्विड है उस पे डिपेंड करता है इसका सॉल्युबिलिटी। और सैचुरेशन सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन जहाँ एक टाइम पे ऐसा हो जाए जहाँ पे सॉल्यूट, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। ठीक है। तो उसे हम क्या कह देंगे, सैचुरेशन सॉल्यूशन या सैचुरेशन पॉइंट कह देंगे। ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपको कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फैक्टर्स ऑन विच solubility depends, factors on which solubility depends। तो जो सबसे पहला फैक्टर आता है ना आपका, वो आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहला क्या आता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये जो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे यहाँ पे क्या होता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। मतलब यही है कि अगर आपका पोलर सॉल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा, अगर आपका नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा। तो पोलर और नॉन पोलर तो पता होगा आपको। सर एक बार पोलर नॉन पोलर भी क्लियर करवा दो। पोलर जो होता है वो चार्ज्ड होता है। जैसे ये यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मैं एग्जांपल लेके ही पढ़ा रहा हूँ, बताऊंगा आगे। जी सर। बहुत इजी चैप्टर है ये भी। ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी है। और
हो गया युवराज, आर यू डन? एक मिनट सर। ओके। हम्म। डन सर। चलिए, तो यहाँ पे देखिए लाइक डिजॉल्व्स, लाइक का मतलब क्या है, इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। वहाँ पे पोलर और नॉन पोलर भी आपका हो जाएगा। मतलब ये है कि जो पोलर होगा, ठीक है, पोलर सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, मैंने बोला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात होती है तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि पोलर सॉल्यूट जो होगा बेसिकली आपका, वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। तो पोलर सॉल्यूट आप ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl इज अ पोलर, ठीक है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से ये पोलर है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, जैसे मान लीजिए सॉरी, पोलर सॉल्वेंट जैसे H2O ले लीजिए। H2O पोलर क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे OH है, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसकी वजह से इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है, और इस पे क्या आता है, डेल्टा पॉजिटिव। हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है ना, इसी वजह से, ठीक है, इसमें चार्ज डेवलप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलर कहते हैं, ठीक है। जी सर। ठीक है, तो जिस पे चार्ज डेवलप हो उसे क्या कह देंगे, पोलर कह देंगे। जिस पे नहीं हो वो क्या कह देंगे, नॉन पोलर कह देंगे। बेसिकली जो क्लास 11th में आपने केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट निकालना सीखा था ना, जैसे BF3 में आपका डाइपोल मोमेंट 0 है, तो एक तरह से ये नॉन पोलर है। याद आया? समझ गया। हाँ। तो ये पोलर और नॉन पोलर का खेल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया आपको कि ये पोलर सॉल्यूट जो है वो पोलर सॉल्वेंट में ऐड मतलब डिसॉल्व होगा। और दूसरा एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि नॉन पोलर सॉल्यूट जो होगा नॉन पोलर सॉल्यूट, इसमें एग्जांपल देख लेंगे, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे देखेंगे नॉन पोलर सॉल्यूट की जब बात होगी, तो नॉन पोलर सॉल्यूट का कोई एग्जांपल बताइए। देखिए यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्यूट में आ जाएगा आपका CCl4, जो बेंजीन में डिसॉल्व हो जाता है इजीली। तो यहाँ जो बेंजीन होता है वो एज ए सॉल्वेंट होता है, और जो CCl4 होता है बेसिकली, जिसका म्यू इक्वल्स टू 0 यानी नॉन पोलर हो जाता है, वो इसमें इजीली डिसॉल्व हो जाता है। तो पहला फैक्टर तो ये हो गया कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अनलाइक डिसॉल्व्स अनलाइक, ऐसे कह सकते हैं। तो पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, ठीक है। जी सर। अब जो दूसरा फैक्टर है आपका, ठीक है, वो है टेम्परेचर का, ठीक है। और टेम्परेचर वाला भी बहुत आसान है, ठीक है। अगर कोई चीज डिसॉल्व हो रहा है, यानी डिसॉल्व होने के बाद वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर इजीली कोई चीज डिसॉल्व हो रहा है तो वो डिसॉल्व हो रहा है यानी स्टेबिलिटी हो रहा है, अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है। समझ रहे हैं आप? जी सर। तो यहाँ पे टेम्परेचर का ना दो चीजें आ जाती हैं, दो फैक्टर आ जाता है। अब कौन कौन सा फैक्टर, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो टेम्परेचर का कैसे डिपेंडेंस होगा, और अगर आपका एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर का कैसे डिपेंडेंस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कि इफ प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, अगर प्रोसेस आपका जो मतलब जो आपने सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड किया, वो अगर आपका एंडोथर्मिक होगा, ठीक है, तो क्या होगा, और आपका एक्सोथर्मिक होगा तो क्या होगा। तो बेसिकली देखिए, अपने को क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट हम देते हैं या उसमें से हीट इवॉल्व होता है, हीट इज गिवन टू द सिस्टम। ये जी एंडोथर्मिक सर। और एक्सोथर्मिक पता है कि नहीं, याद है? यस सर।
एंडोथर्मिक में क्या होता है, हम हीट देते हैं, हीट ठीक है। लेते हैं सर, जिस लेके कोई अंदर लेता है हीट तो एंडोथर्मिक होता है, हीट रिलीज करता है तो एक्सोथर्मिक हो जाता है। एग्जैक्टली और इसको पहचानते कैसे हैं, ये बस ऐसे ही, डेल्टा एच जिसमें पॉजिटिव होता है वो एंडोथर्मिक होता है, डेल्टा एच जिसमें नेगेटिव होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। आपने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो जी यहाँ पे बात ये होता है कि जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है उसमें क्या होता है, इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस है यानी इसको टेम्परेचर की जरूरत है, यानी टेम्परेचर राइज करेंगे तभी तो हीट देंगे। जी बात सर। समझ रहे हैं आप, टेम्परेचर पे ही तो डिपेंड कर रहा है हीट। यस आपको सर। 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब जस्ट सपोज कि आपको 1 जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है, आपने हीट के फॉर्म में दे रहे हैं उसको, अब उसके 10 जूल एनर्जी चाहिए तो आप टेम्परेचर ही तो राइज करेंगे, जी सर। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे, और चूंकि ये एंडोथर्मिक है, ठीक है, यानी इसके फेवर में हो रहा है जी सर। सॉल्युबिलिटी के। तो एंडोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी में जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी होता है आपका वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। अब देख लीजिए इसका उल्टा एक्सोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जैसे आपने सॉल्यूट सॉल्वेंट को ऐड किया, प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो रहा है, यानी आपना वहां पे क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए हीट रिलीज कर रहा है। और उस टाइम पे आपने टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिया, वो खुद ही नहीं चाहता है टेम्परेचर लेना, मतलब हीट जी एनर्जी नहीं लेना चाह रहा है, मिलने के बाद वो टेम्परेचर रिलीज कर रहा है, उस टाइम पे आपने टेम्परेचर दिया, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा कि नहीं, इसके फेवर में नहीं जाएगा, इसका उल्टा जा रहा है, जी सर। ठीक है। अगर यहीं पे आपने टेम्परेचर कम कर दिया, मतलब उसको कूल करना शुरू कर दिया, मतलब ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी यहाँ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये खुद अपने सिस्टम से हीट को निकालना चाहता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट निकाल रहा है, ठीक है। तो कोई एक ही अगर आप ध्यान में रखें, ठीक है, कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट रिलीज करता है, और उस टाइम पे आपने उसी प्रोसेस में हीट दे दिया, तो आपने उसका फेवर नहीं किया, उसके अपोजिट कर दिया, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी कि नहीं। जी सर। तो बस ये था आपका दो फैक्टर। तीसरा हम प्रेशर की अभी बात करेंगे, ये लिख लीजिए पहले। लिख लिया सर। चलिए वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर की जब बात आती है, ठीक है, तो प्रेशर में हमें पता है कि सॉलिड जो होता है ऑलरेडी कंप्रेस्ड होता है, क्या होता है, सॉलिड जो होता है ऑलरेडी कंप्रेस्ड होता है, और लिक्विड भी ऑलमोस्ट कंप्रेस्ड ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि सॉलिड और लिक्विड के बारे में जब बात करेंगे हम, तो ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड होता है, ये सॉल्यूट जो होते हैं ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड होते हैं, ऑलरेडी कंप्रेस्ड, ठीक है। अब यहीं पे जब बात करते हैं हम गैसियस क्या, ठीक है, तो गैसियस जो होता है ये चेंज होता है, ठीक है, चेंज करेगा प्रेशर। अगर मान लीजिए आपने प्रेशर ज्यादा लगाया, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका गैस है, किसी रूम में है, उसको मैंने एक कंटेनर में रख दिया तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे बेसिकली उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, जो कि हम आगे बात करेंगे, ठीक है, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेशर का, जी सर। समझ रहे हैं आप। तो इसे लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट इस चैप्टर के, पहले हेनरीज लॉ की, तो इसके स्टेटमेंट की बात करेंगे, पहले ये वाला लिख लीजिए आप, फिर हम इस स्टेटमेंट को करेंगे, फिर एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जी सर, हेनरी लॉ। चलिए देखिए हेनरीज लॉ में क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर, देखिए बेसिकली यहाँ होता क्या है, बहुत ही आसान तरीके, आसान लैंग्वेज में, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप, ठीक है, जी सर। तो कोल्ड ड्रिंक को जैसे हम लोग खोलते हैं तो ऊपर जो गैस होता है कुछ निकलता है ना, जी सर। तो वो जो गैस होता है बेसिकली वो प्रेशर लगाया रहता है लिक्विड पे। यस सर। तो सबसे पहले एक मिनट, ये जो सॉल्युबिलिटी है ना, हेनरीज ने ना वो मोल फ्रैक्शन के टर्म में बताया, उसका यूनिट मोल फ्रैक्शन लिया, ठीक है, मतलब एक्सप्रेस किया किसमें, मोल फ्रैक्शन के टर्म में। जैसे मान लीजिए ये थोड़ा हेनरीज लॉ से हट के बात है, मुझे वहीं कर लेना चाहिए था, कि अगर सॉल्युबिलिटी की यूनिट पूछा जाए तो हम ऐसे मतलब किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी में मैंने 1 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया, डिजोल्व है, ठीक है, तो 1 ग्राम पर लीटर या फिर ग्राम पर एमएल इस सब के टर्म में कर सकते हैं, या फिर हेनरीज ने क्या किया, मोल फ्रैक्शन के टर्म में सॉल्युबिलिटी को डिफाइन किया है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के टर्म में। युवराज
जी सर। हाँ, तो मैं अब कोल्ड ड्रिंक के ऊपर आते हैं। कोल्ड ड्रिंक के ऊपर जैसे बोतल खोलते हैं उसमें क्या होता है, थोड़ा सा गैस होता है। वो जो गैस होता है पार्शियल प्रेशर, मतलब वो जो गैस होता है बेसिकली वो प्रेशर लगाता है लिक्विड पे। ठीक है। तो वहां होता क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, देखिए ये जो टर्म होता है पार्शियल प्रेशर, ये होता क्या है, जब एक कंटेनर में मोर देन वन कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है। जब एक कंटेनर में मोर देन वन प्रोडक्ट, सॉरी, मोर देन वन कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रेशर। हर एक का अलग अलग का जो प्रेशर लगाएगा ना, उसको हम लोग कहेंगे पार्शियल प्रेशर। समझ रहे हैं आप? जी सर। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जो गैस होता है जो पार्शियल प्रेशर लगाता है, बेसिकली प्रेशर जो लगाता है लिक्विड पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के मोल फ्रैक्शन से। ठीक है। ओके सर। ठीक है। जो गैस प्रेशर लगाता है लिक्विड पे, ठीक है, वो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी के गैस के मोल फ्रैक्शन से। जी सर। बस फॉर्मूला डेराइव हो गया कि पार्शियल प्रेशर जस्ट सपोज ए है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा के एच इंटू एक्स ए। ये एक फॉर्मूला बन गया। अब आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए हैं तो ये एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट, जो कि गिवन होता है। ठीक है, गिवन होता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको कूलम्स कांस्टेंट के की 9 × 10⁻⁹ वगैरह होता है, या जी की कांस्टेंट, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये गिवन होता है। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस अबव लिक्विड सरफेस। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव लिक्विड सरफेस। बात समझ रहे हैं आप? तो ये बेसिकली मैं दोबारा बताऊंगा आपको स्टेटमेंट देके कि ये आया कैसे, तो उसी को लिखते हैं हम लोग। solubility of a gas in liquid, of a gas, ये गैस और लिक्विड को मिला रहा है। solubility of a gas in liquid is directly proportional to partial pressure partial pressure of that gas above liquid surface। तो देखिए बात यह है कि solubility of a gas in liquid is directly proportional to partial pressure of that gas above liquid surface। ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है आपका। जैसे मान लीजिए ये कोल्ड ड्रिंक का एक बोतल को मैं ड्रॉ कर देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, बहुत ही अजीब सा लगेगा ये आपको डायग्राम। ठीक है। ये सारे यहाँ पे गैस है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। ठीक है, यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसी गैस के मोल फ्रैक्शन से। ठीक है। युवराज समझ रहे हैं आप? जी सर। इसे लिख लीजिए। हाँ सर। अब देखिए इसी को मैं लिखूंगा यहाँ पे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट युवराज। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं हम लोग solubility of gas in liquid directly proportional to partial pressure of gas above liquid surface, above liquid surface। तो इसे हम उल्टा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट इस हिसाब से दिया था तो मैं इसी हिसाब से लिख दिया। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस above liquid surface directly proportional to
solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid, यानी पार्शियल प्रेशर P जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मैंने बताया कि जो हेनरीज ने क्या किया था कि सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ KH आता है, गैस इन लिक्विड। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लिक्विड के मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं, लेकिन हमें किसका चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ही चाहिए और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ही चाहिए। और ये जो KH है आपका, ये क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। और हेनरीज कांस्टेंट जो होता है डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी आ गया आपके पास, बहुत आसान है युवराज। जी सर। हो गया डन? यस सर। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज हमें पता चल गया। अगर यहाँ पे एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ की बात कर ले, तो ग्राफ जो है पार्शियल प्रेशर, रुक जाइएगा बहुत छोटा ग्राफ हो गया। तो यहाँ ग्राफ प्लॉट कर ले हम लोग, तो सीधे सीधे देखेंगे कि चूंकि पार्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये जो ग्राफ आएगा क्या आ जाएगा आपका, सीधा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है बेसिकली वो पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। एक चीज ये जरूर लिख लीजिएगा पिछले स्लाइड में कि इसका मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, क्योंकि बहुत दिनों बाद बुक खोलने पे ये एक्स समझ में नहीं आता, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो यहाँ पे देखिए अपने पास जो ग्राफ आया है वो स्ट्रेट लाइन आया है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर थीटा की जब बात करूंगा मैं, टेन थीटा यानी स्लोप की बात करूंगा, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा आता है, विच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैथ्स के स्टूडेंट हैं आप, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो परपेंडिकुलर जो है, ठीक है, वो क्या आएगा, प्रेशर आएगा, क्योंकि ये एक्स वाई एक्सिस में आ रहा है ये वाला। और ये जो बेस है वो क्या आएगा आपका, मोल फ्रैक्शन आएगा, क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर जी सर। देखें तो P बाई एक्स जो है, बेसिकली P बाई एक्स जो टेन थीटा हम लोग ला रहे हैं, फॉर्मूला अपने पास क्या है, P इंटू के एच इंटू एक्स, यही है ना इसके हिसाब से, ठीक है। तो के एच इज इक्वल टू जो है वो क्या है, P अपॉन एक्स है, यानी जो स्लोप है वो क्या दे रहा है, हेनरीज कांस्टेंट दे रहा है कि नहीं, अकॉर्डिंग जी टू द सर। ग्राफ। तो स्लोप ऑफ, ठीक है, पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड गिव्स हेनरीज कांस्टेंट। मतलब सर स्लोप हेनरीज कांस्टेंट देता है। हेनरीज कांस्टेंट देता, हाँ के एच देता है। 1 atm इज इक्वल टू कितना होता है, कितना पास्कल होता है 1 atm इज इक्वल टू, नो आइडिया सर। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। सर ये सारी कन्वर्जन अगर मेरे को कहीं पे चाहिए हो तो मिलेगी कहीं पे ऑनलाइन लिस्ट बनी हुई? हाँ मिल जाएगी, वैसे चैप्टर वाइज जब होते जाता है ना तो अपने हाथ से लिख लेना बेटर होता है। 1 atm और बार दोनों ऑलमोस्ट बराबर होता है, 1 atm इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 0.9 समथिंग होता है, 9, मतलब दोनों को बराबर ही मानते सर मेरे को ना आपकी एक और हेल्प चाहिए होगी। हैं। जी बताइए। सर आपके पास सिलेबस होता होगा ना? हाँ तो आपके पास जो सिलेबस है उसमें सब टॉपिक्स होंगे लाइक हेडिंग्स वगैरह, जो सारे मेन टॉपिक्स होते हैं लाइक जैसे
हेनरीज लॉ हो गया। एक्चुअली मैं जो नहीं, अभी मैं भी वही, मतलब मेरे पास पहले थे, वो इधर उधर हो गया। अब मैं बना रहा हूँ तो वो पीडीएफ फॉर्म में रखूंगा ताकि सेव रहे। तो मैं अभी बनाऊंगा, 2-3 दिन में मैं आपको दे दूंगा परफेक्ट सर, टॉपिक क्योंकि मैं भी वाइज। यही सोच रहा था कि ऐसे, क्योंकि बहुत वास्ट है ना और सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं सिलेबस में, तो एक बार ही अगर एक आपको वो बन जाए, पार्ट बन जाए कि हाँ ये सब टॉपिक से पूरा सब कुछ कवर हो जाता है इनसे, ये सिलेबस है। हाँ तो उससे अगर मेरे हाँ को हाँ। अंदर भी जैसे हेनरीज लॉ, वेस्ट लॉ, ये सब है, तो मेरे को नाम से भी हम्म। याद रहेगा कि उसमें क्या है, क्योंकि यूजली होता ही है कि मेरे को पता होता है क्या है, बट मुझे नाम से समझ नहीं आता कि क्या है। अच्छा अच्छा। तो एक ये दिक्कत आती है, तो वो उससे क्लियर हो जाएगी। और फिर मैं जब करूंगा भी, अभी चैप्टर्स जितने करे हैं वो रिवाइज करूंगा, तो वो उसी के थ्रू कर जी। लूंगा, तो एक एक टॉपिक में मैं टिक करता रहूंगा। ओके ओके। मैं भी यही सोच रहा था सर, अगर आप बना रहे हो तो सर मेरे को भेज देना। ठीक है जरूर। जी सर। ये लिख लिया आपने? हाँ जी सर, लिखिए। चलिए एक सवाल करते हैं हम लोग हेनरीज लॉ पे। बहुत आसान सवाल है। के एच फॉर CO2 at 298 Kelvin is 1.67 into 10 raised to the power 8 Pascal. Calculate mass of CO2 dissolved in 500 gram water at 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. सर हमारा जो फॉर्मूला था, दैट इज PA इज इक्वल टू KH P इंटू इज इक्वल टू के XA। एच इंटू एक्स। हाँ, ऐसे कह सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है। ये जो एक्स पार्शियल प्रेशर है वो गैस का ही है, और मोल फ्रैक्शन भी जो है वो गैस का है। एज आप देख सकते हैं कि CO2 गैस है और यहाँ पे वाटर में इन्वॉल्व है। बेसिकली ये वाटर नहीं, सोडा वाटर है। ठीक है, मैं डायरेक्ट सोडा वाटर ही लिख देता हूँ, फॉर्मूला सेम ही यूज होगा। ठीक है, क्या होगा? सोडा वाटर। इसमें भी तो गैस होता है ना? जी सर। तो सर इसमें X हमारा होता है मोल फ्रैक्शन। हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। यस सर, और मोल फ्रैक्शन हम निकालते थे नंबर ऑफ मोल्स। जैसे दो सर चीजें मोल हैं यहाँ पे। फ्रैक्शन। मोल हाँ जी फ्रैक्शन सर। ए और बी है। ए और बी है। ठीक है, एक कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है एक कंटेनर में। इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, बाकी टोटल मोल्स यानी Na+NB नीचे। समझ समझ गए? गया सर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CO2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसका मोल्स ऊपर रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे आपका वाटर का जो नंबर ऑफ मोल्स और CO2 का नंबर ऑफ मोल्स नीचे रहेगा। इसमें जो कैलकुलेशन जो होता है ना वो नेग्लेक्ट करने वाला होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है लेकिन आसान होता है। मैं बताऊं क्या है? एक मिनट सर, हमने मास कैलकुलेट करना है ना, हमें दिया हुआ है मास KH में। की वैल्यू दी हुई है, तो PA भी हमें दिया हुआ है, प्रेशर है प्रेशर इज 2.5 ATM दिया हुआ है। जी। तो 2.5 इज इक्वल टू KH की वैल्यू 1.67 इंटू 10 इज टू अब यहीं पावर पे 8। देखिए, यहाँ देखिए, हाँ देखिए। ये किस में है? पास्कल में है। भास्कर में। और ये किस में है? ATM। तो 1 ATM इज इक्वल टू कितना लिखवाया था मैं? 1.013 इंटू 10 raised to the power 5 पास्कल। तो इसमें मल्टीप्लाई करके इसको भी पास्कल में कर लेंगे। हाँ, मैंने यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे केएच का जो यूनिट होगा वो तो प्रेशर का ही यूनिट होगा, क्योंकि प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का कुछ यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस होता है। तो जो भी प्रेशर का यूनिट होगा वही आपका यूनिट ऑफ केएच होगा। होगा कि नहीं? जी सर। इसलिए इसमें जो केएच का वैल्यू आया ना वो पास्कल में आया है। समझ गया सर।
तो उसमें 2.5 इंटू 1.013113 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू जी 1.67 इंटू 10⁸ इंटू मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हमारा हमें दिया हुआ है, मास हमें ढूंढना है। तो देखिए 2.5 जैसे कि आपने बताया 1.013 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू के एच का वैल्यू 1.67 इंटू 10⁸ और ये हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यानी CO2। सीधे लिख देता हूँ मैं, गैस इन लिक्विड CO2 दो चीजें हैं, ठीक है, CO2 और वाटर, तो ऐसा हो जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ अपॉन में 1.67 इंटू 10⁸। सबसे टफेस्ट पार्ट मैं कर दे रहा हूँ आपके लिए, इन दोनों पावर को सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी आप कर लेंगे। 0.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁻⁴, खुद ही देखिए ऊपर 5 है नीचे तो ये मिला के -3 आ जाएगा और ये 1.67। ठीक है इस युवराज। युवराज जी सर। युवराज, एम आई ऑडिबल टू यू? जी सर। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, क्वेश्चन लिखा था आपने? सर लिख लिया था। चलिए, तो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था आपसे कि 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁸ और ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 अगर लगाते हैं हम लोग यहाँ पे तो 2.5 इंटू 1.013 अपॉन में 1.67 और ये आ जाएगा 10⁻⁻3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये मोल फ्रैक्शन देखिए यहाँ पे बेसिकली सॉल्व करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडा वाटर, तो वाटर ही ले लेता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू ये चीजें आ जाएंगे सीधे सीधे। ठीक है, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड वाला देखिए, एक चीज तय है कि जो वाटर, देखिए जब कोल्ड ड्रिंक आप देखते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में जो लिक्विड लिक्विड होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैस, बहुत ज्यादा होता है कि नहीं? जी सर। मतलब क्वांटिटी जो होता है वो लिक्विड का बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू गैस। तो बहुत ज्यादा में अगर जरा सा हम ऐड करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? मतलब इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? जी सर कर सकते हैं। तो बस इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास। 500 ग्राम दे रखा था। जी सर। अब यहाँ पे जो भी चीजें थी 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाई 1.67। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये क्या हो जाएगा गिवन मास जो हमें निकालना है अपन मोलर मास 44 और ये ऊपर चला जाएगा 18/500 आ जाएगा इज इक्वल टू दिस मच। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेसिकली 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁻⁻³ इंटू 500 इंटू 44 अपॉन में आ जाएगा आपका 1.6 था और 18 था। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ग्राम में आंसर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। तो बस यहाँ पे बेसिकली ये इसी पे फोकस करना होता है कि जो क्वांटिटी ऑफ गैस होता है वो वेरी वेरी लेस होता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 10 मोल आएगा ना इसका वाटर का, जस्ट सपोज 10 मोल आ रहा है ना, तो यहाँ पे नंबर मोल्स ऑफ गैस जो होगा ना वो 0 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, 0.0 समथिंग या 0 पॉइंट समथिंग, तो 10.1 लिखिए या 10.01 लिखिए या फिर 10 लिखिए, बात तो सेम ही है ना ऑलमोस्ट। हाँ जी सर। तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, समझ गया सर। चलिए स्लाइड चेंज करूँ। 1 मिनट सर। हाँ, इसे लिख लीजिए। एक बहुत ही अच्छा सवाल जेई का करेंगे हम लोग, ठीक है, जिसमें 11th का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद वेपर प्रेशर पे आएंगे हम लोग, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे। डन सर। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं और हम लोग आते हैं इस पे इधर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने बताया एक और सवाल करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग KH for N2 is
10 raised to the power 15 atm at 298 Kelvin. The mole fraction, इसी पे फोकस करना है, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ. The mole fraction of N2 in air, N2 in air is 0.8. The number of moles of N2 from air that dissolves in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atm इस क्वेश्चन को सही से पढ़िए और कुछ समझ में ना आए तो मैं बताना शुरू करता हूँ. एक मिनट से नोट कराना. ओके ओके. अपना कौन कौन सा चैप्टर हो गया? सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशन भी हो जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स हो गया और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हो गया. ठीक. सर इसके बाद क्या बच जाएगा? सरफेस केमिस्ट्री थ्योरेटिकल पार्ट है, वो भी हो जाएगा. उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक फिर में सर आएंगे. फर्स्ट बुक हमारी खत्म हो जाएगी? नहीं नहीं, 4-5 ही चैप्टर होगा ना फर्स्ट बुक में. 4 चैप्टर और बचा रहेगा. कोऑर्डिनेशन, डी&एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड मेटलर्जी, सरफेस केमिस्ट्री के बाद. पिछले साल तो सर सॉलिड स्टेट आया नहीं था ना शायद. हाँ, पिछले साल नहीं आया था. समझ गया सर. फिर सरफेस केमिस्ट्री हो जाएगी, देन उसके बाद हाँ, सरफेस केमिस्ट्री के बाद अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह हो जाएगा. सर सरफेस केमिस्ट्री तो छोटी लग रही है. सरफेस केमिस्ट्री एक्चुअल में युवराज छोटी नहीं है वो. मतलब थ्योरेटिकल पार्ट है ना, तो उसमें टाइम इसलिए लग जाता है कि लिखवाओ, हर चीज रिटन में चाहिए. सब पहले कॉन्सेप्ट, फिर उसे अच्छे से लिखना चाहिए. ठीक है, क्योंकि बोर्ड में और जेई में वगैरह में भी क्वेश्चंस पूछते हैं उसके. छोटी लग रही होगी लेकिन मुझे लगता है वो लिखवाना, फिर आप लिखेंगे, फिर मैं यहाँ से लिखूंगा, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है. समझ रहे हैं? समझ गया सर. क्वेश्चंस करवाने और थियोरेटिकल चीज कराने में उसमें ज्यादा टाइम सर लगता उसके बाद है. तो ये पी क्वेश्चन. ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स. डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. हाँ, मैं अभी मतलब वहाँ आने के बाद बनाऊंगा कि जुलाई में, मतलब ये जून तो ऑलमोस्ट ओवर हो गया, इधर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा. हाँ, सरफेस केमिस्ट्री थोड़ा सा बचाएगा मैं भी. तो जुलाई में हम लोग पूरा फर्स्ट बुक कर लेंगे कंप्लीट. कोशिश करेंगे थोड़ा सा आर्स बढ़ा के.
ठीक है सर, हाँ, डन। फर्स्ट बुक कंप्लीट कर लो, एंड सर फिर सेकंड बुक अगस्त में बचेगा। हमारी सेकंड बुक कब शुरू हो जाएगी? हाँ, आराम से हम ठीक लोग है का हो सर, तो जाएगा सिलेबस, आपको टाइम लगेगा। अप्रोक्सीमेटली सर सेकंड बुक को कितना टाइम लगता है? अब उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, अगर 11th से देखिए, फर्स्ट चैप्टर में जितना टाइम लगे, सेकंड चैप्टर में क्या होता है कि रिएक्शंस रिपीट होते हैं और उसमें कुछ रिएक्शंस ऐड हो जाते हैं, मैकेनिज्म ऐड हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम्म। चैप्टर खत्म करना मतलब टफ नहीं है, वो फटाफट हो जाता है, बट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दैट मैटर्स, जो आप पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा। मुझसे जितना क्वेश्चन यहाँ टाइम मिलता है मैं कराते जाता हूँ। इसको प्रैक्टिस करना है आपको, फिर प्रीवियस ईयर्स करना है, फिर असाइनमेंट करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सर ये हो गया आपसे। बताऊं? हम्म, सर इसमें प्रेशर हमें दिया हुआ है 5 ATM, तो ये क्या दिया है इस पे डिपेंड करता है, ये 5 एटीएम क्या दिया है, टोटल प्रेशर दिया, देखिए इसमें पूछा क्या है, इस पे फोकस करिए सबसे पहले, और गिवन क्या है। के एच फॉर एन टू यानी हेनरीज कांस्टेंट जो दे रखा है, वो क्या दे रखा है, 10⁻15 एटीएम दे रखा है, ठीक है। जी सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर दे रखा है, N2 इन एयर जो मोल फ्रैक्शन है वो दे रखा है, ठीक है, इन एयर उसका वैल्यू दे रखा है 0.8, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर दैट डिसॉल्व्स इन 10 मोल्स ऑफ वाटर एट 298 एंड 5 एटीएम प्रेशर। मतलब कहने का ये है कि जो एयर से N2 में, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर, जिसको हम लोग एयर से N2 में N2 का नंबर ऑफ मोल्स निकाल के वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, और वाटर का भी नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, P इज इक्वल टू क्या होता है, के एच इंटू एन, के एच इंटू एक्स एन टू होगा, यही जी होगा सर। ना, के एच इंटू एक्स एक्स एन टू। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहीं पे फोकस करने वाली बात है कि यहाँ पे P जो होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 होना चाहिए, होना चाहिए ना। यस सर। पार्शियल प्रेशर जिसका लेते हैं उसी का नंबर मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन कौन सा वाला, जो गैस में हो, मतलब ये गैस है तो लिक्विड वाला, और यहाँ पे क्या दे रखा है, गैस गैस वाला दे रखा है, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों के हेल्प से ना हमारे पास देखिए, और यहाँ पे जो दे रखा है ये टोटल प्रेशर दे रखा है आपको 5 एटीएम। तो आपने क्लास 11th में गैसियस स्टेट में डाल्टन्स लॉ पढ़ा होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट, ये याद आया, ये आपने डेल्टन्स लॉ में पढ़ा है। दो चीजें पढ़ा है आपने, अगर इसमें ए बी सी है तो यहाँ पे टोटल प्रेशर जो होगा वो इन सब के गैसेस स्टेट में इन सब के प्रेशर के सम के बराबर होगा। और हर एक का फॉर्मूला, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, ठीक है, ये डेरिवेशन होता है बहुत बड़ा सा एक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। क्लियर है युवराज? यस। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे ये पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कैलकुलेट करेंगे, टोटल प्रेशर 5 है और मोल फ्रैक्शन 0.8 दे रखा है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 जो है गैस में एयर में वो है 4 एटीएम। कितना है? 4 एटीएम। अब इसको हमने इस प्रेशर को हमने इस गैस को किस में डाला, वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है। अब वाटर में जब डिसॉल्व किया तो PN2 इज इक्वल टू क्या होगा, KH इंटू XN2, यही होगा ना। जी अब सर। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, इसको हमने निकाल लिया 4 एटीएम, ये ऑलरेडी 10⁻15 दे रखा है, इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 जो हमें कैलकुलेट करना है, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 और प्लस में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब चूंकि मैंने बता रखा है कि जो वाटर होगा लिक्विड होगा वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू गैस, तो गैस का नंबर ऑफ मोल्स जो है उसको क्या कर देंगे हम लोग, नेग्लेक्ट कर देंगे। कर सकते हैं ना। जी सर।
तो 4 इज इक्वल टू 10⁻15 और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन में 10 आ जाएगा, यानी सिमिलरली यहाँ पे 10⁻14 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 और 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 10⁻14 विच मीन्स 4 इंटू 10⁻⁻14 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। एडवांस में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री रिवीजन हो जाती है एक एक सवाल से, फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह में, मैथ्स में भी, समझ रहे हैं आप। अब इसको देखिए कहाँ से कनेक्ट कर दिया, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, गैसियस स्टेट से कनेक्ट कर दिया। पार्शियल प्रेशर की बात सबसे पहले वही हुई थी। समझ गया सर, मतलब बेसिकली सारे चैप्टर्स में से आपको अंदर के टॉपिक समझ आने चाहिए तभी कर सकते हो। हाँ एक्चुअली देखिए जेई मेंस में क्या होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा होगा जो इंडिविजुअल होगा, फटाफट हो जाएगा, लेकिन जब एडवांस की बात आती है ना तो एक एक सवाल में मतलब इतना इंफॉर्मेशन दिया रहता है जितना आपको नॉलेज होता है किसी किसी सवाल में, ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको डेमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्वेश्चन को भी पढ़िए तो इस हिसाब से देखिए कि मतलब क्या क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है, ठीक है। ज्यादातर बच्चे पता है क्या करते हैं, ये जो मोल फ्रैक्शन जो दे रखा है इसका 0.8, ठीक है, इसको सीधे पुट कर देंगे यहाँ पे, फिर अजीब सा आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये नहीं पहचान पाते हैं कि ये जो 5 ATM प्रेशर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स्टेटमेंट क्या लिखा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर दैट डिसॉल्व्स इन 10 मोल्स ऑफ वाटर एट 298 एंड 5 ATM प्रेशर, यानी ये टोटल प्रेशर है, ठीक है। फिर यहाँ पे N2 और एयर में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा, तो वो भी ज्यादा टफ नहीं होता, बहुत आसान होता है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। समझ गया सर। हो गया। जी सर। यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा था तो आई थिंक ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। यस सर। चलिए अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या बात आता है, यहाँ पे अब बात आता है वेपर प्रेशर की, ठीक है। वो टॉपिक खत्म हो गया, अब हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर की, ठीक है। तो देखिए वेपर प्रेशर की जब बात होती है, ठीक है, तो वेपर में कौन मतलब लिक्विड है उसको हम वेपर में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जस्ट सपोज अपने पास एक कंटेनर है और इसको हम हीट करेंगे तभी तो ये वेपर में चेंज होगा, जी सर। है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स जो होता है वो जो नीचे वाले होते हैं और एक मॉलिक्यूल्स बीच वाले, और मतलब वही एक मॉलिक्यूल्स नीचे वाले एक सरफेस वाले, सरफेस के नीचे वाले सारे नीचे वाले में ही आएंगे, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले होते हैं ना तो इनको हम कहते हैं सरफेस मॉलिक्यूल, क्या कहते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स। और जो नीचे वाले होते हैं ना इनको हम कहते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स, क्या कहते हैं, बल्क मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल। ठीक है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है सबसे पहले कि ये जो एवापोरेट होते हैं, वेपर में चेंज होते हैं, वो कौन से वाले मॉलिक्यूल होते हैं, इज इट सरफेस मॉलिक्यूल और बल्क मॉलिक्यूल्स। सरफेस मॉलिक्यूल्स। हाँ सरफेस मॉलिक्यूल, क्योंकि सरफेस वाले एक्चुअल में जो ये भी एक टाइम पे बल्क मॉलिक्यूल्स ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी गेन करके ये ऊपर गए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो आएगा अपने पास, ठीक है, वो लिख देंगे कि सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल्स एवापोरेट, ठीक है। ये एवापोरेट होता है, अब क्यों होता है इसकी बात होती है, ठीक है। वो इसलिए होता है कि लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके पास, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और दूसरी बात कि ये नीचे से ऊपर गया रहता है तो मोर काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन बल्क मॉलिक्यूल्स, बल्क मॉलिक्यूल से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसकी वजह से भागता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसके पास कम होता है। और वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर ड्यू टू वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब देखिए यहाँ दो तरीके का सिस्टम हो सकता है, ठीक है। एक आपका कंटेनर ओपन हो, इफ कंटेनर इज ओपन, ठीक है, और इफ कंटेनर इज क्लोज्ड। तो देखिए यहाँ पे अगर आपके पास ओपन क्लोज कंटेनर है तो वेपर प्रेशर जो होगा नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, वहीं पे वेपर यहाँ पे ओपन है तो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं जी युवराज। सर। अब यहाँ पे देखिए वेट ऑफ लिक्विड जो होगा, वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है, यहाँ डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ वेपर बहुत सारे मैटर्स भी चले जाएंगे,
यस सर। अब यहाँ क्लोज पे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो आइसोलेटेड अगर सिस्टम होगा तो यहाँ वेट लिक्विड डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन क्लोज होता है तो एनर्जी वगैरह ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इसमें मैं बस यहाँ पे लिखवा दिया, वेट ऑफ लिक्विड ओपन में इजीली दिखता है कि डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यहाँ लिख सकते हैं द प्रेशर ऑफ वेपर above liquid is called vapor pressure। अब इसमें भी फैक्टर देखेंगे कि किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। जी सर। हो गया, चलिए। अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है यहाँ पे आ जाता है फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। तो सबसे पहली बात, ये शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड की बात होती है, तो सबसे पहली बात कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। ठीक है, दूसरी बात, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस, तो यहाँ बात आती है नेचर ऑफ सब्सटेंस। देखिए शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। अब बात आती है नेचर ऑफ सब्सटेंस, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस देख लेते हैं। नेचर ऑफ सब्सटेंस, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस में दो चीजें लेता हूँ, H2O लेता हूँ एक, और एक समझाने के लिए C2H5OH लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सवाल ये है मेरा कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर जो होगा, सर आई गेस H2O का ज्यादा होगा। नहीं, देखिए वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होगा, तो बेसिकली ये जो जल्दी, जितना जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं। जी सर। तो यहाँ पे जो वाटर का जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये जानते हैं आप। जी सर। अल्कोहल का इससे कम होता है, जैसे ये 373 केल्विन होता है ना, तो आई थिंक इसका 352 केल्विन के आसपास होता है। तो इसको माइनस करके देख सकते हैं कि मतलब 80 90 80 के आसपास इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तब जब ये वेपर में चेंज हो। वो इसलिए क्योंकि यहाँ चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर एक वाटर मॉलिक्यूल ना चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, और देखिए सब में यही है, बॉन्ड है आपका वो टूटेगा, कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है और यहाँ पे दो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। ठीक है, जिसके वजह से ना वाटर ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसमें ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो सबसे जल्दी क्रिएट होता है ना, ठीक है, वो C2H5OH में क्रिएट होती है। तो C2H5OH ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ H2O होता है। इसे लिख लीजिए। समझ गया सर। डन सर। हो गया, तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल गया कि वेपर प्रेशर जो है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, C2H5OH की जब बात करते हैं तो CH3CH2 और ये OH तो इधर इधर से बॉन्ड बना लेता है, जबकि H2O की बात करते हैं ना, तो ये ऐसे ऐसे होता है, इधर से भी बॉन्ड बनेगा, इधर से भी, और दो हाइड्रोजन इधर और इधर, तो यहाँ चार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इधर दो ही हो पाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये क्लियर हो गया आपको। तो एक सवाल है यहाँ पे कि अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या दे रखा हूं मैं, एक तो इथेनॉल दे रखा हूँ,
C2H5OH इथेनॉल, फिर आपको दे रखा हूँ CH2OH ग्लाइकॉल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकॉल। और फिर एक दे रखा हूँ CH2OH और यहाँ दे रखा हूँ CH, ये होगा आपके place है। इनको अरेंज करना है वेपर प्रेशर के फॉर्म। सर इसमें सबसे ज्यादा शायद से क्या कहते हैं इथेनॉल करेगा। ये कितना है, ये देखिए एक्चुअल में इसके पास एक O है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज्यादा लग रहा है आपको। 1 A B C दे दे रहे हैं, ABC। आप क्या कहना चाह रहे थे ये बताइए, वेपर सर प्रेशर समझ किस में गया, ज्यादा इसका होगा। मतलब सर ए को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इसीलिए वो नहीं नहीं कम नहीं सबसे नहीं कम नहीं रिड्यूस करेगा। नहीं नहीं, वेपर प्रेशर में मतलब वेपर में चेंज होने के लिए, ठीक है, कम एनर्जी किस में लगाना पड़ेगा, जिसमें कम बॉन्डिंग होगा। जी सर। तो सबसे कम बॉन्डिंग किस में होगा, सी अपार्ट टू एच फ्रॉम फाइव ओ एच कोवलेंट बॉन्ड, अपार्ट फ्रॉम कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में कम होगा, ए में होगा। जी सर। और सबसे ज्यादा किस में होगा, सी में होगा। जी सर। तो कन्वर्ट करना आसान किसको है, ए को। यस सर। तो वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, जल्दी हो जाएगा, तो ए सबसे ज्यादा होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा कि नहीं। जी सर। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, उसको उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तोड़ने के लिए, उसको वेपर में चेंज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब, और जिसमें कम बॉन्डिंग होगा वो जल्दी टूटेगा। जी सर। कंफ्यूज नहीं होगा, वेपर प्रेशर में वही क्रिएट हो जल्दी कन्वर्ट होगा, जिसका जो कम स्टेबल होगा, जिसमें कम बॉन्डिंग होगी। ठीक है, मतलब उसमें कोई ना कोई एक ऐसा चीज दिया होगा जिससे हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम जो है वो इसमें है, फिर यहाँ पे दो दो एच है, इधर है सबसे ज्यादा इसमें है। तो जो वेपर प्रेशर है आपका इथेनॉल का, वो ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ ग्लाइकॉल होगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ ग्लिसरॉल। तो ये पता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ये ग्लिसरॉल ग्लाइकॉल का फॉर्मूला। कभी कभी बोर्ड में डायरेक्ट 1 मार्क्स में पूछ देता, राइट द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लिसरॉल या फिर ग्लाइकॉल। ठीक है, क्लियर है युवराज। हाँ जी सर, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो बात आती है सब्सटेंसेस की बात आती है। यहाँ पे जो अपने पास सब्सटेंसेस होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं वोलेटाइल और एक हो जाते हैं आपके पास नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल का एग्जाम्पल ले लें हम लोग, तो हमारे पास वोलेटाइल का एग्जाम्पल H2O हो जाएगा। ठीक है, जो CH3OH हो जाएगा, CH3CH2OH होगा। ठीक है, फिर C6H6 हो जाएगा, फिर C6H5OH हो जाएगा। ये सारी चीजें क्या है, वोलेटाइल है, मतलब इनके पास वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, और जबकि यहाँ पे बात है तो ये जनरली सॉलिड, जैसे यूरिया हो गया NH2CO NH2। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपके पास फ्रुक्टोज। ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास ग्लूको सुक्रोज। तो सुक्रोज का क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, फ्रुक्टोज की बात करें तो C6H12O6। ये सारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं। अब यहाँ पे जब हम वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ देखते हैं, तो ये इंक्रीजिंग होता है, कुछ टाइम बाद वो सीधा स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ये होता है आपका वेपर प्रेशर वर्सेस
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। यस सर। आपने लिखा था सब्सटेंसेस एंड वो, या नहीं? सर मैंने वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल लिख लिया था, वॉलेटाइल के एग्जांपल लिख लिए थे, नॉन वॉलेटाइल में बस यूरिया लिखा था। नॉन वोलेटाइल में यूरिया लिखा था, आप सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज लिखिए। नॉन वोलेट यूरिया का फॉर्मूला लिखा था आपने NH2CO NH2। जी ठीक है। सर। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज आ जाएगा C6H12O6। ठीक है। सुक्रोज C12H22O11, ये हो जाएगा आपका। ठीक है। जो ग्राफ था आपका वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर इंक्रीज करिएगा तो इसी हिसाब से आपका वेपर प्रेशर में क्रिएट होते जाएगा। वो कुछ ऐसा आता है ग्राफ। हो गया युवराज? जी सर। अब देखिए अपने पास होता क्या। अपने पास टॉपिक डालिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing two volatile liquids. Vapor pressure of solution containing two volatile liquids. ठीक है। दो वोलेटाइल लिक्विड को डाला है हमने, तो क्या वेपर प्रेशर आएगा? देखिए अपने पास दो है कंटेनर, एक ए है और एक बी है। जब ए अकेला है तो मैं लिख दिया प्योर लिक्विड ए। ठीक है। अब इसमें क्या रख रहा हूं मैं? बी को रख रहा हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्योर लिक्विड बी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो प्योर लिक्विड ए है, इसको मैं पी नॉट ए, इस चैप्टर में नॉट जिसमें लगा हो ना, प्योर की बात हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। हम क्या लिख देंगे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। और यहाँ पे पी नॉट बी की बात होगी ना, तो ये क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ठीक है। ध्यान से देखेंगे इधर, तो ये देखिए इसमें ए प्रेजेंट है। ठीक है। ए ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है। और इधर भी, इधर क्या है? बी प्रेजेंट है। तो जब ये अकेले होगा ना, तो प्योर कहेंगे, और जब दो एक से ज्यादा कंपोनेंट आ जाता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अब हमने क्या किया, इसको एक बड़े कंटेनर में डाल दिया हमने। ठीक है। दोनों को मिला के हमने एक बड़े कंटेनर में डाल दिया, तो कभी ए इधर आ गया, बी आ गया, ए बी ऐसे ऐसे आ जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा कि नहीं? जी ठीक सर। है। पूरा पूरा ऐसे ऐसे भर गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा ना, वो पी ए होगा, और दूसरा जो प्रेशर होगा बी को हम पी बी लिखेंगे। पी ए का मतलब हो जाता है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। क्या हो जाता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो जाता है। ठीक है। और पीबी का मतलब हो जाता है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। क्लियर है? तो पार्शियल प्रेशर जी ऑफ ए सर। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब अकेला कोई एक लौता प्रेजेंट है कंटेनर में, तो प्योर प्रेशर कहलाएगा, और जब मोर देन वन कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो वो पार्शियल प्रेशर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और लॉ आता है जिसको हम कहते हैं रॉल्ड्स लॉ, तो सबसे पहले उसको डिफाइन करेंगे और फिर देखेंगे। ठीक है। जी सर। आपने
हो गया डन सर। युवराज? तो देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि मैंने हर से पार्शियल वो हेनरीज प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो मैं बता दूंगा कि पी नॉट ए आएगा और जेटा ए आएगा। ये फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए आ जाता है। ऐसे ही पीबी के टर्म में लिखे, बी के टर्म में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ बी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर है? जी सर। चलिए अब इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले, अभी मैं कुछ समझाया नहीं हूँ, बस मैं बता दिया हूँ कि रॉल्ड्स लॉ होता क्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहले रॉल्ड्स लॉ की बात करते हैं। रॉल्ड्स लॉ, देखिए रॉल्ड्स लॉ अपने पास क्या कहता है। रॉल्ड्स लॉ में क्या होता है, इट स्टेट्स दैट इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर of vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component। समझ में आया? ये समझ में आया? जी सर। जैसे ए पे ही हम देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो मैंने के ले लिया, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है। के का वैल्यू मैं अभी प्रूफ कर दूंगा क्या होगा। ये क्या आपका कांस्टेंट। अब देखिए मैंने क्या सपोज कर लिया, चूंकि मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया फॉर प्योर लिक्विड ए, जब प्योर लिक्विड ए की बात करूंगा मैं, तो जो मोल फ्रैक्शन होगा, चूंकि कंटेनर में बस यही प्रेजेंट होगा, तो उसका मोल फ्रैक्शन तो 1 ही होगा ना जी सर। युवराज, 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो होगा वो 0 होगा, इससे तो मतलब ही नहीं है हमें। जी सर। तो यहाँ पे हम जब करेंगे कि के इज इक्वल टू के इंटू मोल फ्रैक्शन जो होगा, जब 1 लेंगे हम लोग, जब प्योर की बात करेंगे तो जो पार्शियल प्रेशर है वो किस में चेंज हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, प्योर प्रेशर में। जब प्रेशर में। हमने लेट कर लिया, ठीक है, इसको मिटा दीजिए, एक्स बी को मिटा दीजिए, ठीक है। जब प्योर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए लगेगा कि नहीं। जी सर। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि ए का जो के का जो वैल्यू है वो क्या है, प्योर के बराबर है। जी सर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा प्योर प्रेशर ऑफ ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। Similarly, partial pressure of B is equal to pure pressure of B into mole fraction of B। जी सर। तो इससे लिख लीजिए। हो गया? डन सर। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही चल रहा है अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ। मैं यहाँ लिख ही दे रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, चाहे वो 4 हो, 10 हो, 20 हो, ठीक है। अपने पास क्या है कि दो चीजें हैं, पी ए है और पी बी है, पार्शियल प्रेशर। कंपोनेंट दो ही है, तो पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और पी टी इज इक्वल टू पी ए का फॉर्मूला पी नॉट ए जेटा ए प्लस पी नॉट बी जेटा
हो जाएगा। जी सर। तो बस ये और हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, यस सर। अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग कुछ इस पर, हो जाए तो बताइए। डन सर। चलिए, अब बहुत सर ही एक आसान रिक्वेस्ट सवाल थी। है। हाँ हाँ बोलिए। सर क्वेश्चंस हम कल कर सकते हैं? हाँ कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे को 10 मिनट मिल जाएंगे ना सर, मेरे को कुछ खाना खाना, तो मेरी 9 बजे और क्लास है एक और। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और जी सर। अपनी जो क्लासेस मिस हुई हैं मैं दिल्ली पहुंचते ही वो सारी क्लास लगाऊंगा, ठीक है। जी सर जी। कब आ रहे हो ओके सर आप चलिए ठीक दिल्ली? है। 23rd से पहले आ जाऊंगा, 23rd। चलो सही है सर।